एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट थ्योरी पे बात करने वाले हैं और ये सीरीज जो है बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, नेट, गेट, जैम, एनबीएचएम। तो मेन फोकस जो हमारा होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन्हेंस करने पे होगा। ठीक है, तो चैप्टर का रिव्यू करते समय हम फोकस करेंगे कि रिजल्ट्स को एज इट इज़ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद किया जाए। उनके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, उनके प्रूफ पे नहीं जाएंगे। डेफिनीशंस और रिजल्ट्स को एज इट इज़ हम लॉजिकली समझेंगे और उनको लॉजिकली समझ के मेमोराइज करेंगे। देन आफ्टर हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एकेडमिक में जब आप यूजी पीजी कर रहे होते तो अच्छे से थ्योरम्स, लेमा, कंजक्चर प्रूफ करते हो। यहाँ पे हम उनको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे। ये बुकलेट अच्छी है डिप्स एकेडमी की, तो मैं इसमें से जो चीज़ें सही हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो एक सीक्वेंस में अगर आप 1 बाय 1 देखेंगे तो यूजफुल हो सकता है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी में ट्रिवियल सी डेफिनेशन सबसे पहले सेट की होती है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट को डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके: अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये जब भी टीचर आपसे यूजी पीछे में पूछता है तो आपका सिंपल सा रिप्लाई होता है व्हाट इज अ सेट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। लेकिन फिर उसके बाद स्टोरी क्रिएट होती है कि ये वेल डिफाइंड का क्या सेंस है। फिर वो आपको अलग अलग एग्जांपल देता है: सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ऑल स्टार्स इन स्काई, ऐसे करके फिर वो आपको इधर उधर घुमाता है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड की मीनिंग लिखी हुई है कि बाई वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं इस पूरी स्टोरी को ज़रा समराइज कर देता हूँ आपके लिए कि ये मीनिंग क्या है वेल डिफाइंड का। जल्दी से कर लेते हैं इसको। मान लीजिए कि आपके पास आपके 3 दोस्त हैं। मान लीजिए आपके 3 दोस्त हैं। एक का नाम है आपका आशीष सिंह, आपके दूसरे दोस्त का नाम है रवि। हो सकता है स्क्रीन क्लियर ना हो, साउंड पे फोकस करेंगे आप। 3 दोस्त हैं आपके पास। सिचुएशन इमेजिन करिए, पहले का नाम है आशीष सिंह, दूसरे का नाम है रवि और तीसरे का नाम है रवि शर्मा। ठीक है, आशीष सिंह, रवि एंड रवि शर्मा आपके 3 दोस्त हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि कोई कलेक्शन अज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कलेक्शन लिया आशीष कॉमा रवि, आपने ये 2 लोगों का एक कलेक्शन लिया। अब कोई पूछे कि ये जो कलेक्शन आपने लिया है ये सेट है कि नहीं, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड जब आप बोलते हो ना सेट क्या है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वेल डिफाइंड का ये मतलब होता है कि उस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो उनको लेके, एलिमेंट्स को लेके कोई कन्फ्यूजन ना हो कि वो एलिमेंट्स उस सेट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जैसे आपके 3 दोस्त थे, आशीष सिंह, रवि और रवि शर्मा। आपने एक कलेक्शन लिया जिसमें 2 लोगों को रखा, आशीष को और रवि को। अब ज़रा देखते हैं कि क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने का ये मतलब है कि क्या सारे मेंबर्स जो इसमें आपने रखे हैं वो क्लियर है कि वो यहाँ पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आपने आशीष रखा है। आपके डोमेन में, आपकी नॉलेज में आपके 3 ही दोस्त हैं और उसमें आशीष नाम का तो एक ही है, तो ये क्लियर है। आशीष अगर यहाँ पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका उस नाम का आपके पास एक ही दोस्त है। दूसरा आपने रवि लिख रखा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रवि को लेके कन्फ्यूजन है। आपके पास 2 दोस्त हैं, रवि एक सिंपल बिना सरनेम वाला और दूसरा है रवि शर्मा। 3 दोस्त मैंने इंट्रोड्यूस करा था सिचुएशन। तो रिगार्डिंग द एलिमेंट रवि, यहाँ पे कन्फ्यूजन है आपका कि ये कौन वाला रवि है। जब आप कोई भी ऐसा कलेक्शन लें जिसमें मेंबर्स के होने या ना होने में कन्फ्यूजन हो, वो आपका सेट नहीं होता है, तो ये कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप आपके 3 दोस्तों में से एक दोस्त को डिलीट कर दीजिए या फिर यहाँ पे कलेक्शन में आप रवि शर्मा मेंशन कर दीजिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप छोटी सी बात थी और मैं इसको क्लियर कर सका हूँ। आई होप मैंने ये डेफिनेशन क्लियर कर दिया आपको कि सेट क्या होता है। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है और वेल डिफाइंड का ये सेंस है कि कलेक्शन के मेंबर्स को लेके कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोलते नहीं कि टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इंडिया के अगर लेने हों, तो चूंकि यहाँ पे बेस्ट क्रिकेटर का कोई पैरामीटर नहीं है ना, आप रोहित शर्मा को बेस्ट कहेंगे, विराट कोहली को कहेंगे, धोनी भी अपने टाइम में अच्छा खेला उसको बोलेंगे, सचिन को बोलेंगे। तो जिस चीज़ को लेकर पैरामीटर नहीं है ना कि आप कलेक्शन में किसको लोगे, तो टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ये सेट आपका नहीं होगा कलेक्शन। हाँ, अगर आप अपने क्लास में कलेक्शन लो
कि बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, फिर अगेन कन्फ्यूजन है कि आपकी क्लास में बेस्ट कौन है, उसका पैरामीटर होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मैं मार्क्स बोल दूं कि आपका रीसेंट का जो भी यूनिट टेस्ट हुआ है, उसमें टॉप 5 मार्क्स गेन करने वाले एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो बच्चे हैं उनका कलेक्शन, तो ऑब्वियस है आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, तो टॉप 5 आपको मिल जाएगा। यानी कि मेंबर्स को लेकर कन्फ्यूजन नहीं है कौन होंगे कौन नहीं होंगे। ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक और बात लिखी हुई थी कि सेट्स आर कन्वीनियंटली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स विल रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ द सेट। जनरली मैथमेटिक्स की राइटिंग में आप जानते होंगे, गैलीलियो ने बोला था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज़ रिटन द वर्ल्ड। तो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, और यहाँ पे लैंग्वेज जब आप पढ़ते हो ना, तो आप लेटर पढ़ते हो, अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। तो वैसे मैथमेटिक्स में एक कस्टम है, एक फॉर्मुलेशन किया गया है, जब आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं। ए इज अ सेट, एक्स इज अ सेट, ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके जो मेंबर्स को लिखते हैं ना, मेंबर्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं कुछ इस तरीके, जैसे ए इज अ सेट, तो इसमें स्मॉल ए बी सी डी ऐसे स्मॉल लेटर से आप मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल से आपका सेट होगा और स्मॉल लेटर से उनके मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं थ्रू आउट द जर्नी, आपको ये आएंगे किसी भी पेपर में, हो सकता है वहाँ पे वैसे मेंशन होते हैं लेकिन ना भी मेंशन हो तो आप समझ सकें। कैपिटल एन आपका ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या पॉजिटिव इंटीजर्स का भी सेट बोल सकते हैं आप। जेड आपका इंटीजर्स का कलेक्शन है। क्यू आपके रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर बोले तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, प्रोवाइडेड बाई कि आपका डिनोमिनेटर जो क्यू जो है ये नॉन जीरो हो, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, ये जो पूरा नंबर सिस्टम है ना, नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ज़रा मैं इसको समराइज कर दूँ एक बार ग्राफ बना के आपके लिए, ठीक है, कि कौन किस में कंटेंड है। ये मैं आपके लिए एक बार क्लियर कर देता हूँ ज़रा। देखिए, सबसे बड़ा कलेक्शन जो होता है नंबर सिस्टम का ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वही वाला आपका एक्स प्लस आई वाई, जिसको बचपन से आप जेड से रिप्रेजेंट करते रहे। एक्स आपका रियल पार्ट है, वाई इमेजिनरी पार्ट है। तो सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका। उसके बाद होता है रियल नंबर। सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद रियल नंबर होता है। रियल नंबर में आपके आते हैं रेशनल्स और इरेशनल्स, दो पार्ट में रियल नंबर को आप ब्रेक कर सकते हैं, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। रेशनल्स वो होते हैं आपके जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकें। ऐसे रियल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकें वो आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, प्रोवाइडेड बाई क्यू आपका नॉन जीरो हो। और जो नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते, जैसे √2, स्क्वायर रूट में जो आते हैं आपकी √3, ये सारे नंबर्स आपके इरेशनल्स होते हैं। कुछ स्पेशल नंबर्स भी हैं जैसे एक्सपोनेंशियल, पाई, ये सारे इरेशनल नंबर्स आपके होते हैं, इनकी अलग स्टोरी है, वो ट्रांसीडेंटल नंबर्स बोले जाते हैं। मोटा मोटा अगर आप देखें तो सबसे बड़ा कलेक्शन आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और उसके अंदर आपके रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं आप, रेशनल्स और इरेशनल्स में। एक और पार्टीशन बात कर सकते हैं आप कि जब रियल नंबर सबसे बड़ा तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अंदर आपका ये रियल नंबर है। रियल नंबर में इंटीजर्स का एक सिस्टम आता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये एक नंबर लाइन, इसको मुझे नंबर लाइन पे दिखाना चाहिए। ये +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, बीच में आप 0 रख लीजिए। इंटीजर्स वो होते हैं जो पूरे पूरे नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1, -2, +1, +2। यहाँ पे अब 1.2, 1.5 ऐसी बातें नहीं करते इंटीजर्स में। इंटीजर्स में पूरे पूरे नंबर्स की बातें करते हैं। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आपके जो नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 पूरे पूरे नंबर्स होते हैं वो आपके इंटीजर्स बोले जाते हैं। और अभी यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स को अगर डिलीट कर दिया जाए, नेगेटिव इंटीजर्स को और 0 को डिलीट कर दिया जाए, तो जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके वो नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं आपके वो नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। और अगर इस पॉजिटिव इंटीजर में 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये आपका होल नंबर हो जाता है। W से रिप्रेजेंट किया करते हैं, लेकिन जनरली बातें नहीं की जाती होल नंबर की। और अगर नेगेटिव इंटीजर भी आ जाएंगे तो पूरा पूरा आपका इंटीजर हो जाएगा। आई होप मैंने कोशिश कर ली है समराइज करने की। तो नंबर सिस्टम आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ लेते हैं। अभी तक जितनी भी बातें करी हैं, को हो सकता है आपको ये लगे ना कि थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा बेसिक की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स क्या है ना,
एक लैंग्वेज है, आपको आराम से पढ़ना है। डेफिनीशंस को वैसे ही नमस्ते करिए जैसे संविधान में अनुच्छेद होते हैं, आपके सेक्शंस होते हैं ना, आर्टिकल्स होते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स की कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनीशंस जिसने बनाई है, लैंग्वेज बनाई है, उसको आप एज इट इज़ नमस्ते करिए। रिजल्ट्स को प्रूफ किया जा सकता है, बट यहाँ पे वो बियॉन्ड द स्कोप है, तो प्रूफ करने में भरोसा नहीं रखते हम। उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करेंगे यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है। अभी तक हमने जनरल बातें करी हैं, सेट की डेफिनेशन पे बात करा है, कुछ स्पेशल सेट्स के नोटेशन देखे हैं, और अब एक अच्छा सा यूजी लेवल का आपको कहें तो अच्छी सी बात एक यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सबसे ऊपर स्क्रीन के, नो सेट इज अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ, ये बड़ी मज़ेदार बात लिखी है, और इसी पे अभी एक रसल पैराडॉक्स आएगा। अच्छा, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है तो मेरे बोलने के पहले पढ़ने की कोशिश ना करिएगा, मैं वैसे ये PDF अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है इसमें से। ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, नोट में लिखा हुआ है कि नो सेट इज अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल आपको लगेगा, कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता। आप जब सेट डिफाइन करते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं ए इज अ सेट, और इसमें कुछ एलिमेंट्स भर देते हैं, एक्स वाई अल्फ़ा गामा, ऐसे डॉट डॉट करके आप कुछ एलिमेंट्स इसमें भर देते हैं, ठीक। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई सेट मैं डिफाइन करूं, कोई सेट मैं इस तरीके डिफाइन करूं, आपने देखा ए इक्वल्स टू ए बी, ऐसे ऐसे आपने देखा है क्या कि कोई सेट मैं डिफाइन करूं जहां पे वो सेट खुद हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किसने कहा? ये बातें की जा सकती हैं बहुत अच्छे से आपसे, लेकिन तब जब एकेडमिक की सीरीज चल रही हो, UG PG की सीरीज जब हम कर रहे होंगे तो उसकी बातें कर लेंगे। अभी आपके लिए बस इतना सा ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन कि कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इस अब आगे ये आपने अगर मान लिया है नो सेट इज अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता है, तो इसी पे बेस्ड एक रसल पैराडॉक्स आता है, बर्ट्रैंड रसल। अच्छा, वो ए मैन हु न्यूज इन्फिनिटी, रामानुजम की मूवी है हॉलीवुड की, किसी ने देखी हो अगर तो उसमें देखा होगा, डाइनिंग हॉल में वो बर्ट्रैंड रसल के साथ लंच डिनर पे जाते हैं। तो बर्ट्रैंड रसल बेसिकली ट्रिनिटी कॉलेज जहाँ रामानुजम पढ़ने गए थे वहीं पे ये भी थे, मैथमेटिशियन थे, RD के साथ के ही। बर्ट्रैंड रसल का एक पैराडॉक्स है, वैसे सेट थ्योरी में ज़्यादातर काम कैंटर का है, लेकिन कुछ काम इन लोगों का भी है। तो बर्ट्रैंड रसल का पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स को दूसरी बात हम बोलें तो डिलेमा भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन भी बोलते हैं, एक लॉजिकली ट्रू दिखने वाला इनवैलिड ट्रूथ। तो पैराडॉक्स रसल बर्ट्रैंड रसल का है। इन्होंने बोला कि देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा आपकी थ्योरी में, आप हाइपोथेटिकल ऐसा कोई भी सेट अज्यूम नहीं कर सकते यूनिवर्स में जो सारे सेट्स का कलेक्शन हो। इसका प्रूफ दिया गया है, और मैं इसके प्रूफ की एज इट इज़ बात करूँगा लेकिन अपनी भाषा में। तो चलिए आपको ले चलते हैं वाइट स्क्रीन पे, और वहाँ पे हम बात कर लेंगे इस चीज़ की। तो वो बात कोई गाना नहीं सुनाने जा रहा हूँ, वो बात आपको याद है कि नहीं कि कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता। कोई भी सेट अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें वो सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं लिख सकते, बड़ा घोर अत्याचार हो जाएगा ना। कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं होता, ये आपने मेरी बात मान ली है। तो बर्ट्रैंड रसल का जो पैराडॉक्स है उसकी बात हम कर लें। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जो दुनिया भर के सारे सेट्स को कंटेन करता हो। तो कुछ देर के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ऐसा है। एक्चुअल में मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, कभी फिर टाइम मिला, मौका रहा तो इस टॉपिक पे बात होगी कि मैथमेटिकल प्रूफ्स कैसे दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। फिलहाल थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन होता है जिससे हम प्रूफ किया करते थे बचपन में, उसी का यूज करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि नो सेट कंटेन्स ऑल द सेट्स ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जो सारे सेट्स को कंटेन करे। तो कुछ देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि X आपका एक ऐसा सेट है, X इज अ कलेक्शन सच दैट ये उन सारे A को कंटेन कर रहा है जो कि सेट है। मैंने बोल दिया कुछ देर के लिए कि X आपका एक ऐसा सेट है जो सारे सेट्स को कंटेन कर रहा है, जबकि बर्ट्रैंड रसल ने बोला ऐसा नहीं होगा। बर्ट्रैंड रसल ने बोला कि ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जो सारे सेट्स को कंटेन करता हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा सेट X है जो सारे सेट्स को कंटेन कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये X
आपका सेट है, आपने बोला ये ऐसा सेट है जो सारे सेट्स को कंटेन करे, तो ये x इसका मतलब x को बिलोंग करेगा। अगर इस x के अंदर सारे सेट हैं तो खुद x भी यहाँ पे होना चाहिए ना, क्योंकि सेट तो है ही वो भी। लेकिन कुछ देर पहले मैंने आपको बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला कि मेरी बात पे यकीन करिए कि कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता। तो अगर बर्ट्रैंड रसेल की बात आपने नहीं मानी तो ये स्टेटमेंट भी फेल हो जाएगा कि कोई सेट खुद का मेंबर नहीं होता है। इस तरीके मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ हो जाता है आपका हमारा क्या जा रहा है। दोनों बातें मान लेते हैं। पहली बात क्या मान लेते हैं कि कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं होता, और दूसरी बात ये मान लेते हैं कि कोई भी सेट ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं हो सकता जो दुनिया के सारे सेट्स को कंटेन करे। बर्ट्रैंड रसेल के नाम से इसको मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। तो रसेल के पैराडॉक्स की बात हो चुकी है कि देयर इज़ नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जो सारे सेट्स को कंटेन करे। बड़े अच्छे तरीके से, इस ब्यूटीफुल तरीके से इसमें उसी बात को मेंशन किया है जो हमने प्रूफ किया कि कुछ देर के लिए मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल कि x आपका ऐसा सेट है जो सारे सेट्स को कंटेन कर रहा है। तो फिर सेट की डेफिनेशन से अगर x ऐसा सेट है जो सारे सेट्स को कंटेन कर रहा है तो x को भी कंटेन करेगा, और ये कंट्रडिक्शन है हमारी बात का कि कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं होता। यही अभी आपने वहाँ पे देखा मेरे साथ, बुकलेट में यही मेंशन किया गया है। तो इन दोनों बातों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया जाए। और हम लोग आगे ऑपरेशंस पे चलते हैं कि सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। सेट थ्योरी जिसने थोड़ी भी पढ़ी होगी उसको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस तो पता ही होगा, बट हम समराइज करते हैं जल्दी से। यूनियन को डिफाइन कुछ इस तरीके किया जाता है कि द यूनियन, अगर ए और बी दो सेट्स हैं आपके पास, तो द यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, ये कैपिटल यू सॉरी ये कैपिटल यू से आपका ये कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज द सेट। एक ऐसे सेट के दो सेट्स आपके पास ए और बी थे तो इनका यूनियन ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इट विल इंक्लूड ऑल दोज मेंबर्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए और बी के सारे मेंबर्स को इकट्ठा एक जगह उठा के रख दीजिए, वो आपका ए यूनियन बी होता है। सीधी भाषा में बोलें तो ये मैथमेटिकली जो लिखा है, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आनी चाहिए भाषा। ये ऐसा कलेक्शन है, ए यूनियन बी ऐसा कलेक्शन है जिसमें वो सारे मेंबर्स होते हैं जो या तो एक्स में हो या तो बी में हो। यानी कि अगर सीधी सरल भाषा में कहें तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ए में हो या बी में हो। ए और बी के एलिमेंट्स को उठा के एक जगह पे रख दीजिए, वो यूनियन होता है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पे चलते हैं। अच्छा, ये वैन डायग्राम का अपना बड़ा स्कोप है सेट थ्योरी में। अगर ये रेक्टेंगल से आप यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं, अभी मैंने यूनिवर्सल सेट बताया नहीं तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट करूँगा यू लिखने से। ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं सेट्स को जनरली वैन डायग्राम में। तो ए यूनियन बी जो होगा आपका, ए और बी के सारे मेंबर्स आपको लेने हैं, तो ये मार्क कर दिया गया कि दोनों सर्कल्स के सारे एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया है तो मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सेट ए ले लीजिए जिसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, बी कोई सेट ले लीजिए जिसमें 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। आई मीन 4 एलिमेंट ही हैं, 3 से लेके 6 तक के नंबर्स। तो इनका यूनियन कैसे लिखेंगे, मैंने ऊपर डिफाइन करा कि इट विल इंक्लूड ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये मैंने ऊपर लिखा। तो क्या करना है, मैंने फिर एक सीधी एक लाइन भी बोली थी कि कुछ नहीं करना, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो 1 2 3 4 तो ए की कृपा से आ जाएंगे और 3 4 5 6 बी की कृपा से आ जाएंगे। एक चीज़ और आपको बतानी रह गई है इन बातचीत में कि सेट्स में एलिमेंट का रिपीटेशन कोई सेंस नहीं रखता। अगर आप इस सेट के अंदर ऐसा करते ना 1 2 3 4 ए वाले एलिमेंट रखते और फिर 3 4 5 6 बी वाले एलिमेंट्स रखते, तो यहाँ पे जो आप 3 और 4 का रिपीटेशन करते ना उसका कोई सेंस नहीं बनता कि एक एलिमेंट को आप दो बार लिखें। तो 3 4 को एक बार ही लिखा गया, इसीलिए देखिए यहाँ पे इन्होंने यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखते समय इस बात का ध्यान दिया है कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन ना हो। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो या तो ए में हो या तो बी में हो। जल्दी से बात करेंगे एक और सेट ऑपरेशन की जो कि है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, ए यूनियन बी को आप ऐसे लिखते थे, यूनियन को कैपिटल यू से दिखाते थे और यहाँ पे इंटरसेक्शन को यू का इन्वर्ट कर लीजिए,
सिंबल मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मैटर करते हैं, तो आप याद रखेंगे ए इंटरसेक्शन भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन को इन्वर्टेड यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, इट विल इंक्लूड ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। अभी यूनियन में वो एलिमेंट्स आ रहे थे जो या तो ए में हो या तो बी में, यानी दोनों के एलिमेंट्स को उठा के एक जगह रख दीजिए। लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में हों वो एलिमेंट्स रखे जाएंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम इसका देख लेते हैं और एक मज़ेदार डेफिनेशन लिखिए, उसको बता के एंड अप करेंगे आज, ठीक है। तो अगर एक सेट ए है आपके पास, दूसरा सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में वो मेंबर्स आते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन हों। यहाँ पे जो डार्क किया गया है ये कॉमन एलिमेंट है और यही